हेलो फ्रेंड्स। द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। मान लीजिए आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं। वह कहता है, मेरी ज़िंदगी में हमेशा प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। आप उसे एक सलाह देते हैं, शायद तुम्हें यह तरीका आजमाना चाहिए। वह तुरंत जवाब देता है, हाँ, लेकिन वह काम नहीं करेगा। आप दूसरी सलाह देते हैं, फिर भी वही जवाब आता है, हाँ, लेकिन कुछ देर बाद आप दोनों ही परेशान हो जाते हैं। ऊपर से यह एक साधारण बातचीत लगती है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यह एक पैटर्न है जो बहुत बार हमारी ज़िंदगी में रिपीट किया जाता है। और इसी पैटर्न को समझने की कोशिश करती है यह मशहूर किताब गेम्स पीपल प्ले, जिसे लिखा है एरिक बर्ने ने। यह किताब ह्यूमन बिहेवियर को समझने की दुनिया में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम मानी जाती है। एरिक बर्न बताते हैं कि हमारी डेली की बातचीत सिर्फ कॉमन बातचीत नहीं होती। कई बार हम अनजाने में ऐसे साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं जिनका हमें खुद भी पता नहीं होता। ये गेम्स ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और अक्सर इनके पीछे कोई हिडन मोटिव होता है, जैसे अटेंशन पाना, सिंपैथी लेना, या किसी को कंट्रोल करना, या खुद को सही साबित करना। इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण फाउंडेशन है एक साइकोलॉजिकल थ्योरी जिसे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहा जाता है। एरिक के अनुसार हर इंसान के अंदर तीन तरह के अलग अलग ईगो स्टेट होते हैं, जो है पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड ईगो। ये तीनों स्टेट्स हमारे सोचने, फील करने और दूसरों के साथ कॉन्वर्सेशन करने के तरीके को प्रभावित करती है। पहला पेरेंट स्टेट वह हिस्सा है जो रूल्स, जजमेंट्स और एडवाइस से जुड़ा होता है। यह वह आवाज़ होती है जो हमने अपने पेरेंट्स, टीचर्स या अथॉरिटी फिगर से सीखी होती है। जब हम किसी को कहते हैं, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह सही तरीका नहीं है, तो अक्सर हम पेरेंट स्टेट से बोल रहे होते हैं। दूसरा है अडल्ट स्टेट। इसे सबसे बैलेंस और रैशनल हिस्सा होता है। यह फैक्ट्स, लॉजिक और रियलिटी पर बेस्ड होता है। जब हम किसी सिचुएशन को कामली एनालाइज करते हैं और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन खोजते हैं, तब हम अडल्ट स्टेट से ऑपरेट कर रहे होते हैं। आखिरी स्टेट है चाइल्ड स्टेट। हमारे अंदर का इमोशनल, स्पॉन्टेनियस हिस्सा होता है। हमें हमारी फीलिंग्स, क्रिएटिविटी, एक्साइटमेंट और यहाँ तक के बचपन के रिएक्शन भी शामिल होते हैं। जब हम खुशी से हंसते हैं, गुस्सा हो जाते हैं या अचानक इमोशनल रिएक्शन देते हैं, तब अक्सर चाइल्ड स्टेट एक्टिव होती है। जब दो लोग बातचीत करते हैं तो उन ईगो स्टेट के बीच इंटरेक्शन होता है, जिसे ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अगर कम्युनिकेशन अडल्ट टू अडल्ट लेवल पर हो तो बातचीत स्मूथ और प्रोडक्टिव होती है, लेकिन जब पेरेंट और चाइल्ड स्टेट क्लैश करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। एरिक बताते हैं कि कई बार लोग कॉन्शियसली नहीं बल्कि अनकॉन्शियसली साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं। ऊपर से बातचीत कॉमन लगती है, लेकिन इसके पीछे एक हिडन स्क्रिप्ट होती है। इन गेम्स में अक्सर एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है और एंड में एक प्रिडिक्टेबल इमोशनल रिजल्ट भी होता है, जैसे फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट या एंगर। इस किताब में सबसे फेमस साइकोलॉजिकल गेम्स में से एक है व्हाई डोंट यू, यस बट। इसमें एक व्यक्ति अपनी समस्या बताता है
और दूसरे लोग उसे सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन हर सॉल्यूशन के जवाब में वह कहता है, हाँ, लेकिन यह काम नहीं करेगा। असल में वह व्यक्ति सॉल्यूशन नहीं चाहता। उसका हिडन मोटिव सिंपैथी और अटेंशन पाना होता है। इसलिए वह हर सलाह को रिजेक्ट करता है ताकि कॉन्वर्सेशन उसी पैटर्न में चलती रहे। इसके बाद किताब एक और साइकोलॉजिकल गेम की बात करती है, जो है नाउ आई हैव गॉट यू। इसमें कोई व्यक्ति दूसरे की गलती का इंतज़ार करता है। जैसे ही उसे कोई छोटी सी गलती दिखती है, वह तुरंत उसे क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देता है। इससे उसे सुपीरियर महसूस होता है और उसे लगता है कि उससे सामने वाले को पकड़ लिया है। आगे किताब बात करती है सी व्हाट यू मेड मी डू। इसमें व्यक्ति अपनी गलती के लिए किसी और को ब्लेम करता है। वह कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मुझसे ये गलती नहीं होती। वह इस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने की कोशिश करता है। एरिक बताते हैं कि ये गेम्स अक्सर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से डेवलप होते हैं। बचपन में हम कुछ इमोशनल पैटर्न सीख लेते हैं, जैसे अटेंशन पाने के तरीके, सिंपैथी पाने के तरीके या दूसरों को कंट्रोल करने के तरीके। और वही पैटर्न अडल्टहुड में बार बार रिपीट होते हैं। इस किताब में आगे कॉन्सेप्ट है लाइफ ऑफ पोजीशन। एरिक के अनुसार लोग अक्सर 4 बेसिक बिलीफ में से किसी एक के साथ जीते रहते हैं। पहला, आई एम ओके, यू आर ओके। यह सबसे हेल्दी माइंडसेट है। इसमें व्यक्ति खुद को भी वैल्यूएबल मानता है और दूसरे को भी रिस्पेक्ट देता है। दूसरा है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। इसमें व्यक्ति खुद को सुपीरियर मानता है और दूसरे को इन्फीरियर मानता है। तीसरी कैटेगरी है आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके। इसमें व्यक्ति खुद को कम और दूसरे को ज़्यादा बेहतर समझता है। आखिरी स्टेज है आई एम नॉट ओके और यू आर ऑल्सो नॉट ओके। यह सबसे नेगेटिव माइंडसेट होता है, जहाँ व्यक्ति खुद को होपलेस मानता है और दूसरे को भी होपलेस समझता है। ऑथर कहते हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप के लिए सबसे ज़रूरी माइंडसेट है आई एम ओके एंड यू आर ऑल्सो ओके। इस माइंडसेट में कम्युनिकेशन ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल और बैलेंस होती है। इस किताब की पावरफुल सीख यह है कि अगर हम अपने कम्युनिकेशन पैटर्न को समझ लें, तो हम अपने रिलेशनशिप को बहुत बेहतर बना सकते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि कब कोई साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है, तब हम कॉन्शियसली उस पैटर्न से बाहर निकल जाते हैं। जब हम गेम्स खेलना बंद कर देते हैं और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन शुरू करते हैं, तब रिलेशनशिप में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है। गेम्स पीपल प्ले हमें सिखाती है कि ह्यूमन इंटरेक्शन हमेशा उतना सिंपल नहीं होता जितना दिखाई देता है। लोगों के शब्दों के पीछे कई बार हिडन इमोशंस और मोटिव्स होते हैं। अगर हम इन पैटर्न्स को समझ लें, तो हम दूसरों को भी बेहतर समझ सकते हैं और खुद को भी समझ पाएंगे। अगली बार जब आप किसी डिस्कशन में हो, तो बस थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्या बातचीत सच में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हो रही है या फिर कोई साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है। क्या सामने वाला सच में सॉल्यूशन चाहता है या सिर्फ सिंपैथी चाहता है। क्या कॉन्वर्सेशन ऑनेस्ट है या कोई हिडन पैटर्न उसे कंट्रोल कर रहा है। जब हम इन सवालों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब हमें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि लोग सिर्फ शब्दों से नहीं चलते, बल्कि पैटर्न से कम्युनिकेट करते हैं। और शायद इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि लोगों को समझने के लिए सिर्फ उनकी बात सुनना काफ़ी नहीं है, उनके बिहेवियर के पैटर्न्स को समझना बहुत ज़रूरी है।
अगर हमें अपने लाइफ को बेहतर बनाना है, तो हमें साइकोलॉजिकल गेम से बाहर निकलकर जेन्युइन कम्युनिकेशन सीखना होगा। क्योंकि जब बातचीत सच्ची होती है, तब लाइफ भी सच्ची बन जाती है। थैंक यू एवरीवन।